अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज पाकिस्तान में धरनों का दिन है, जलसों का दिन है और इसी वजह से आपको मेरे अड़ोस पड़ोस पे कोई नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि अभी तक तो धरने वाले नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हुकूमत ने खुद ही धरने वालों की सपोर्ट में पूरा मुल्क ब्लॉक कर दिया है और इस वक्त इस्लामाबाद की जितनी भी ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुकी है। आप अगर इस्लामाबाद के शहरियों की बात करें तो ना उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिनके पास वाईफाई है वो भी अजीब व गरीब तरीके से स्लो चल रहा है और उसके अलावा रास्ते सारे ही बंद हैं। मगर रूट्स की बात करूं तो एक तरामड़ी वाला रूट है जो कि थोड़ा सा ओपन है, वो भी इस तरह से ओपन किया गया है कि अगर आप तेज़ी में आ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये रूट खुला है या नहीं खुला। उसके बाद मारगला में भी अजीब व गरीब तरीके से रोड को बंद किया गया है। ये हालात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद के हालात ऐसे नहीं हैं, बल्कि अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर के हालात इसी तरह के हैं। कल बत्ती चौक में आपने देखा होगा किस तरह से मुजाहिरीन को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए। इसके अलावा अगर कराची की बात की जाए, कराची के भी यही हालात हैं। पेशावर में एक हालात थोड़े से डिफरेंट इस वजह से हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इस वजह से वहाँ पे डिफरेंट हालात आपको नज़र आएंगे। लेकिन इसके अलावा पूरे मुल्क के ही एक तरह के हालात हैं, रास्तों को बंद किया जा रहा है। और बाज़-औक़ात हमने ये भी रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाराती बन के जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश में नाकाम रहे। सो इस वक्त मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से ज़्यादा हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, जिन्होंने मुल्क को ऑलरेडी बंद कर दिया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत का मतलब क्या है? हुकूमत का मतलब ये होता है कि हुकूमत ने इस मुल्क का इंतज़ाम चलाना है और इस मुल्क की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको चलाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हुकूमत ही सबसे पहले जलसे जुलूसों की पादाश में रोडें बंद कर रही है। और इस दफ़ा मैंने ये देखा है कि आप जितने भी कनेक्टिविटी देखिए केपीके की पंजाब के साथ, वो जितनी भी कनेक्टिविटी थी उसको बंद कर दिया गया है। और साथ साथ जो मुल्क की अहम शाहराएं हैं उन पे खड्डे मारे गए हैं, खड्डों के साथ रोड्स को बंद किया गया। ये इससे पहले हमने किसी दौर में भी नहीं देखा, चाहे वो मार्शल का दौर हो, चाहे वो किसी और का दौर हो। सो हुकूमत खुद ही अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि 500 बंदा ना आए केपीके से, लेकिन जब मुल्क बंद है, इस्लामाबाद बंद है, सड़कें बंद हैं, शाहराएं बंद हैं, तो जो बानी पीटीआई का पैगाम है वो तो घर घर पहुंच रहा है। बच्चे बच्चे को पता है कि शायद उनकी एक कॉल थी जो कि 24 नवंबर को उन्होंने अपने जेल में बैठ के दी थी। 24 नवंबर की कॉल आज से 2 हफ्ते पहले। तो वो कॉल कामयाब करने के लिए हुकूमत उनका भरपूर साथ दे रही है। अगर मुल्क को ईजी रखा जाता, एक स्पेसिफिक जगह दी जाती। हमने तहरीक इंसाफ के दौर में देखा है कि जो परेड ग्राउंड था उसको स्पेसिफाई किया जाता था तमाम तर धरनों के लिए, जलसों के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज़ ने बहुत सारे जलसे किए, बिलावल भुट्टो एक मार्च लेके आए, उसको भी उन्होंने वेलकम कहा। फिर फजलुर रहमान साहब मार्च लेके आए, उसको भी वेलकम कहा। लेकिन इस दफ़ा कुछ अजीब व गरीब सा ही सिचुएशन चल रही है। इंटरनेट की अगर बात की जाए तो वो मुअत्तल है, मोबाइल सर्विस ना होने के बराबर है, उसके बाद खड्डे और तमाम तर चीज़ें। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम कवर करेंगे, क्योंकि आज सोशल स्टोरीज़ तो आपको कोई बताने वाली है नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं जो आपके कंसर्न्स हैं वो हमारे भी कंसर्न्स हैं और गवर्नमेंट के क्या कंसर्न्स हैं ये भी हम गवर्नमेंट से जानने की कोशिश करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से, शहरों से। उनसे हम पूछेंगे कि क्या हालात हैं वहाँ पे और किस तरह की जो कदगन है, सख्ती है, किस तरह की कंटेनर्स वहाँ पे लगाए गए, किस तरह रास्ते रोके गए। लेकिन शहर इक़्तिदार की सबसे बुरे हालात हैं। और शहर इक़्तिदार में मेरा ख्याल है कि पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं, जब से ये तसलसल जलसों का जारी है, अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। और मुआशी तौर पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 2-2.25 अरब का डेली नुकसान होता है। इसी हवाले से हम आगे जाके मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, मईशत के ऊपर कितने ज़्यादा असरात होते हैं इन धरनों के। लेकिन सबसे पहले हम आपको शहर इक़्तिदार से पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पे हमारे साथ शेख रशीद मौजूद है। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आगाज़ में मुझे बताइएगा लाहौर के क्या हालात हैं वहाँ पे, जो की ज़िंदगी है क्या वो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी तरह मफलूज है जिस तरह इस्लामाबाद में है? ये बागों का शहर है, दूसरा ये नाश्ता करने वाले शहरियों का शहर है। आज मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं, मगर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं सर, वहाँ पर कंटेनर मौजूद है, वहाँ से कंटेनर नहीं हटाए गए। वो भी आज शायद किसी वक्त भी हटाए जा सकते हैं। जैसे बात करें रिंग रोड की, बात करें बाबू साहू की बात करें, ठोकर की बात करें और ये चुंगी अमर सदू की बात करें, वहाँ पर कंटेनर ताहाल मौजूद है, लेकिन रास्ते खोल दिए गए। जी
अच्छा, रास्ते खोल दिए गए हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी प्लानिंग्स थी, जितना भी लोगों ने आना था धरने में शिरकत करने के लिए, क्या वो आने में कामयाब हुए हैं? जी जी, उन्होंने ऐलान किया था कि बत्ती चौक, जिसको न्याजी चौक भी कहते हैं, वहां से उनका एहतजाज शुरू होना था और काफिले की शक्ल में उन्होंने इस्लामाबाद जाना था। मगर रात गए तक 11 बजे तक मैं वहां मौजूद रहा। रात 11 बजे तक वहां पर एक भी कारकुन, और फिर यह कहा गया कि वहां पर जो पंजाब असम्बली के अरकान है, जिनकी तादाद 104 है, और जो MLA हैं पंजाब से मुंतखब हुए हैं, जो सेनेटर है जो पंजाब से मुंतखब हुए, वो वहां पर एहतजाज में शरीक होंगे। मगर अफसोसनाक और काबिल जिक्र अमर ये है कि वहां पर एक भी MPA, और ये कहा गया, ये दुरुस्त बात है कि वहां पे कंटेनर चारों तरफ लगाए गए, मगर वहां पर चारों तरफ बड़ी बड़ी गलियां मौजूद थी जहां से वो आ सकते थे। बाइक पे आ सकते थे, साइकिल पे आ सकते थे, किसी और जराए से भेष बदल कर आ सकते थे। मगर बत्ती चौक में ना तो कारकुन आए और ना ही कोई रहनुमा आया, ना ही पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, जिन्होंने ऐलान कर रखा था कि वो यहाँ से लीड करेंगे, मगर वो भी ना पहुंच सके। जी। अच्छा शेख रशीद, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह काफिला KP से आ रहा है इस्लामाबाद की जानिब, क्या लाहौर से इस तरह का कोई काफिला आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ? क्या वहाँ पे सारे ही कबल अज़ वक्त गिरफ्तारियाँ दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा? जी जी, वो बाज़ थानों से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी अरकान असम्बली जो लाहौर से मुंतब हुए हैं, वो बाकायदा फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार करें, बल्कि वो बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा रहे थे कि जी हमें गिरफ्तार किया जाए, ताकि एहतजाज में ये जो 5,000 और 10,000 बंदे लाने का जो बुशरा बीबी ने हमारे ऊपर जो है वो एक हुक्म सादर कर रखा है, उससे बचने के लिए हमें गिरफ्तार किया जाए। मगर अफसोस, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, कि रात गए तक वहाँ पर बत्ती चौक में या लाहौर शहर के किसी भी इलाके में, हाँ एक इनके टिकट होल्डर हैं हाफिज जीशान, वो गुज़श्ता रोज जनाजगा मुजंग चुंगी से निकले। उनके साथ उस वक्त 12 से 15 लोग थे। जब वो जैन मंदिर आए तो वहाँ ने पुलिस ने उन पर धावा बोला और उनको गिरफ्तार कर लिया। हाफिज ईशान ने भी भागने की कोशिश की, वहाँ से निकलने की कोशिश की, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो भागने में कामयाब हो जाएंगे, मगर उनके पीछे जो पुलिस के जवान थे उन्होंने आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया। बस अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के हालात, तो आप ये बता रहे हैं कि लाहौर में ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन कल किस तरह के हालात थे? क्या लाहौर को कल उसी तरह से बंद किया गया था जिस तरह इस्लामाबाद बंद? नहीं, कल तो सर मतलब है, कल तो कोई ऐसा इलाका नहीं था। इछड़े की बात करें, मजंग चुंगी की बात करें, चुंगी अमरसदू की बात करें, शालीमार गार्डन की बात करें, बागबानपुरा की बात करें, सदर की बात करें, मतलब ये माल रोड की बात करें, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे कंटेनर मौजूद नहीं था। कंटेनरों की बर्बाद थी, बल्कि कंटेनरों की दीवारें बनाई गई थी, मगर चूंकि उन्होंने निकलना ही नहीं था, वो फैसला कर चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि नहीं निकलना तो नहीं निकले। बहरहाल कल के जो मामला थे वो इंतहाई डिस्टर्ब थे, लोगों को बहुत ज़्यादा, खासकर जो बाहर से आने वाले और लाहौर से बाहर जाने वाले, क्योंकि हफ्ते का दिन था, वीकली ऑफ थी, बाज़ सूबाई इदारे भी बंद थे, वफाकी इदारे तो हफ्ते को बंद होते हैं। जो लोग जिन्होंने अपने अपने घरों को जाना था वो अपने अपने घरों को नहीं पहुंच सके, बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिनकी शादियां थी, यह भी मैं बताता चलूँ कि बत्ती चौक 2-3 ऐसे भी वाक़यात हुए कि वहाँ दूल्हा पहुंच गया, मगर दूल्हे को आगे क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी गई। जी ठीक हो गया, दूल्हे को आगे क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख रशीद थे जो कि लाहौर के हालात हमें बता रहे थे, और लाहौर में कल थोड़ा सा सख्त हालात थे, आज उनके मुताबिक हालात नॉर्मल हो जाएंगे और अब हम दीगर शहरों का रुख करेंगे और दीगर शहरों से भी आपको अपडेट्स देंगे। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, ये लाहौर के हालात आपके सामने, लेकिन ये जो शेख रशीद बात बता रहे थे ना, जिस तरह लाहौर में कल कंटेनर्स लगा के लाहौर को बंद किया गया था, इसी तरह के हालात पूरे मुल्क के थे, लेकिन अब वहाँ से शायद कंटेनर्स हट जाएंगे, या इवन लाहौर की बात की जाए, गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, इन तमाम तर शहरों से कंटेनर्स तो हट जाएंगे, लेकिन शहर इक़्तिदार में क्योंकि फ़ाइनल जंग यहाँ पे होनी है, फाइनल जंग का जो दारो मदार है वो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक में किस तरह से पहुँचती है और क्या कुछ करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन यही है कि अगर वो पहुँच आए तो क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो यहाँ पे डी चौक में कितने डेरे डाल सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत उनके खिलाफ है, मुक़्तदरा हल्के उनके खिलाफ हैं, सो उनका पहुँचना, यहाँ पे डेरे डालना यकीनी तौर पे ये अब सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर यहाँ पे पहुँच आते हैं, सबसे पहले तो पहुँचना एक बहुत बड़ा काम होगा, इन तमाम तर
सिचुएशंस के मुताबिक। और इसी हवाले से कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, जिन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को सुनते हैं वो कल क्या कह रहे थे। एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। फॉरेन डेलीगेशन अभी थोड़ी देर में लैंड कर रहा है इंशाल्लाह ताला। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। यही वजीर और ये सारे केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे दावा बोलने के लिए कर रहे हैं। बात तो ख़ास तौर पे उनको ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि एटलीस्ट इस्लामाबाद के अपने शहरों में जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था। आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो केपीके से आ रहे हैं। उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। केपीके से प्रोटेस्ट आ रहा है एंड दैट्स इट। डेलीगेशन आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। लेकिन ये तो उनसे पूछे ना जो ये हर महीने बाद दावा बोलते हैं, ये उनसे आपको सवाल करना चाहिए। केपी से प्रोटेस्ट आ रहा है, इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहा। और ये कहना है मोहसिन नकवी साहब का, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या कहते हैं बायर भी तमाम तर सिचुएशन को जज किया। लेकिन मुल्क इस वक्त बंद है और खैर इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले हमें कहती हुई नज़र आई कि हम जब जलसे का ऐलान करते हैं, धरने का ऐलान करते हैं, तो लगता ये है कि हमारा ऐलान गवर्नमेंट बिल्कुल उस पर अमल दरामद करती है, मुल्क गवर्नमेंट बंद कर देती है। एक्चुअली हम बंद करने आते हैं मुल्क, और इस तरह अभी भी लग रहा है। इसी हवाले से इमरान खान के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जो साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो साहब अभी तक डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, रैली है, वो नहीं पहुंच सकी। लेकिन मुल्क को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद की ज़िंदगी मफलूज है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपके एहतजाज को कामयाब कर दिया। हमारा एहतजाज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत कामयाब हुआ है। और लंदन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, लातीनी अमेरिका हो, हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा ने एक महबे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए मुल्क के मोहब्बत में जो जिस तरह से जितने बड़े नंबर्स में कल वो वहां पर निकले हैं, इसका आप अंदाजा कर लीजिए कि यहाँ पे एक्स बैन है, यहाँ पे सोशल मीडिया बैन है, इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की तरफ बढ़े हैं। आपकी बात में बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं आप कि ये मुल्क बंद कर देना और हुकूमत 70% एहतजाज तो हुकूमत हमारा वैसे कामयाब कर देती है। और ये कहना कि सिर्फ केपी से काफिला है, तो मैं वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रैला जो है, पूरा मन रैला और जो इंसानों का समंदर जो है पूरे पाकिस्तान से इस वक्त इस्लामाबाद आ रहा है। और हमारी ये स्ट्रेटजी है, हमने इसको हिकमत अमली के तहत गो स्लो किया है और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुकी है। और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का, पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब का, पाकिस्तान के साउथ पंजाब का और केपी से। आप अंदाजा लगाइए कि लाहौर में सिर्फ एक रास्ता खुला है जो वाघा बॉर्डर की तरफ से आता है, यानी हिंदुस्तान की तरफ से। उसके अलावा सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और इस तरह से सियासी एंगेजमेंट ना करके हुकूमत ने इस मुल्क का नुकसान किया है। कल से लेके आज तक पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। तो 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और ये हुकूमत ना होश के नाखुन ले रही है, ना ये कोई सियासी एंगेजमेंट पर यकीन रखती है, ना जमहूरियत पर यकीन रखती है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फस्तायत और जबर का चेहरा है। और वो आप समझिए जैसे किसी जमाने में मुझे कहना पड़ेगा कि तातारी होते थे, तो आज के तातारी हैं ये लोग। और ये अपनी बेसिस इनके हैं नहीं, बुनियादी इनके हैं नहीं, लोगों की सपोर्ट नहीं है। आप आज सोशल मीडिया देख लीजिए, जो इमरान खान के वर्स्ट क्रिटिक हैं
जिन्होंने इमरान खान की पॉलिसीज पे हमेशा खुल के तनकीद की है, वो साफी भी आज इमरान खान साहब अच्छा की। चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने एक क्लिप भी सुनवाया मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने ये बरमला कहा कि केपी से तमाम तर लोग आ रहे हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहे। इसके अलावा हमने लाहौर में अपने रिपोर्टर से भी चेक किया, लाहौर में जो बत्ती चौक में जमा होना था, फिर वहाँ के जितने भी रहनुमा थे वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, और बाकी कहीं से भी आवाम आती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दिखा भी नहीं सकते, आपका मीडिया जो है वो तो अभी भी आप लोग इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, तो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को आप छोड़ दें, आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया देखें, उस पे जो हो रहा है वो सही रिपोर्टिंग है। वो रिपोर्टिंग फ्रॉम द सिटीजन, उसको कहते हैं सिटीजन रिपोर्टिंग, वो जो हो रही है वो मौके से हो रही है। आप एक दफा डिजिटल मीडिया पे देखेंगे और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको हर जगह पे नजर आएगा। दूसरा, मैंने अर्ज किया आपसे, हमारी हिकमत अमली है, हम गवर्नमेंट को एंगेज रखेंगे, हम गवर्नमेंट को टोज पे रखेंगे, हम उनको डिले कर करके जो है वो डिफीट करेंगे। ये हमने जुल्म और जबर का मुहासरा कर लिया है, अब देखते हैं कि जोर कितना बाजू है कातिल में है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे और हमारी मंजिल डी चौक है, हमारी मंजिल अडयाला में जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जेर हिरासत इमरान खान साहब हैं, लाहौर में गैर कानूनी और झूठे मुकदमों में जेर हिरासत हमारे रहनुमा और कारकुनान हैं। हमें उनकी रहाई मकसूद है, हमें पाकिस्तान में जमहूरियत मकसूद है, कानून की अमलदारी मकसूद है, आजाद अदलिया मकसूद है। हम उसके लिए अपने आखिरी सांस तक बैठेंगे और जमहूरी और पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। ये हमारा हक है कि पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए हम पुरअमन जद्दोजहद करें। चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो काफिला आ रहा है आपका केपी से, वो इस्लामाबाद में जब दाखिल होगा, आपको अंदाज़ा है कि उनको वेलकम करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते वहाँ पे मौजूद होंगे? कोई बहुत ज़्यादा महाजराई ना हो जाए? देखिए, महाजराई हमारी तरफ से नहीं होगी, हम पुरअमन लोग हैं। पाकिस्तान के करबो जवार से और पाकिस्तान के कोने कोने से आने वाले जितने भी हमारे काफिले हैं वो इस्लामाबाद में पुरअमन दाखिल होंगे। हमारी तरफ से कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा एहतजाज पुरअमन है, हमारा एहतजाज आइन के दायरे में रह के अपने हकूक के लिए है। हम अगर पुलिस और ये रेंजर्स जिनका पिछले 2.5 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा रवैया है जैसा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत की अफवाज का रवैया है या मोदी हुकूमत की पुलिस का रवैया है, तो हम उस रवैये के खिलाफ जो है पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि ये फौज और ये पुलिस भी हमारी है। और हम जानते हैं कि ऊपर बैठने वाले चंद अनासर जो है ये वो अपनी इक़्तिदार को दुआम देने के लिए इन पुलिस को और इस पैरामिलिट्री फोर्सेस को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये अवाम से हैं और अवाम इनसे हैं। आप देखिएगा कि मुल्क में एक पुरअमन तब्दीली आएगी और लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, लोगों के मैंडेट के बाद हुकूमत आएगी। कोई जो है हमारी तरफ से ईंट और पत्थर भी नहीं चलेगा, हम अपने सर कटवाएंगे लेकिन पुरअमन रहेंगे, हम हर कुर्बानी देंगे लेकिन पुरअमन रहेंगे। चोई साहब, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब भी आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं उसके बाद कोई ना कोई ड्रामा हो जाता है, कोई यू टर्न हो जाता है। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? इस वक्त मुख्तलिफ ये हुआ है कि इमरान खान साहब की कॉल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है, जो कि ये दोनों बातें सिनोनिम्स हैं, यानी मुतरादिफ हैं एक दूसरे के। लेकिन जब इमरान खान साहब की डायरेक्ट कॉल आती है तो फिर यू टर्न जो लेगा वो फिर पार्टी से भी यू टर्न कर दिया जाएगा। तो इस वक्त ड्रामे की, यू टर्न की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप एहतजाज के लिए आएंगे और एहतजाज के लिए रुकेंगे, एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए अपने मुतालबात, जो 3 मुतालबात हमने दिए हैं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। इमरान खान समेत जितने लोग इस वक्त अदालत में हैं, जेल में हैं। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं आपके तवज्जुह से, इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल अथॉरिटीज की कस्टडी में नहीं है, उनकी तमाम केसेस में बेल हो चुकी है। वो एक गैर कानूनी केस में उनको पुलिस कस्टडी में वहां पर रखा गया है और वो उसका कोई जवाब नहीं बनता। वो डिस्चार्जगी का केस है, जज साहब ने 5 दिन का रिमांड देकर ज्यादती की है और वो डिस्चार्ज होना चाहिए, उनको वापस बनी गाला जाना चाहिए।
अपने अवाम के साथ मिलकर सियासत की इजाजत होनी चाहिए, जो उनका हक है, और उनको गैर कानूनी तौर पे इस वक्त पाबंदी सलासिल रखा गया है, जिसके लिए जो है हम पूरा मन जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मुलाकातों की बातें की जा रही हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनसे टेलीफोनिक रब्ता हो रहा है मोहसिन नकवी साहब का, इसमें कुछ सदाकत है? वो पानी पुलों से गुजर चुका। 2 दिन जब भेजा गया इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब को फिर ट्रैप करने की कोशिश की, जिस तरह से 22 अगस्त को की गई, सुबह 7 बजे जेल का दरवाजा खुलवा के जलसा मुलतवी करा के। जब वो मामला हुआ तो अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपकी जो पिछली हरकत है उससे एतमाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आपने कोई CBM करने हैं कीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जिसके बाद वो मामला जो है अब खत्म हो चुका है। गौहर खान को तीसरे दिन मुलाकात नहीं करने दी गई। इससे आप जाहिर कर लीजिए कि जो लोग मुज़ाकरात 2 दिन चाहते थे तब मुलाकात हो गई, जब नहीं हुआ, जब उनका मतमा नजर नहीं पूरा हुआ, वो इमरान खान को ट्रैप नहीं कर सके, तो अब इमरान खान की तो शुरू दिन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब बात करने को हमेशा तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए तो हमारी वो टीम को पूरी अथॉरिटी है, जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो बिल्कुल उनके साथ करें, और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो 3 नकाती एजेंडा है उस पे हमारे साथ मुज़ाकरात जिसने करने हैं वो बिस्मिल्लाह। लेकिन चोई साहब, ये जो 3 नकाती एजेंडा है, इसमें खान साहब की रिहाई भी है, इलेक्शन के हवाले से आपका एजेंडा है, फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो एजेंडे में शामिल है। सो ये तो उसी तरह की बात है कि बस हम आ रहे हैं, हमें निकालें और आप गवर्नमेंट से घर चले जाएं, ऐसा तो होते हुए नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए बात यह है कि काउंटर प्रपोजल्स है ना, काउंटर ये भी तो अपने नुकात रखते हैं। हाँ। हुकूमत क्या चाहती? हुकूमत ने एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को 1.5 साल झूठे केसेस में आप अंदर रखें और उसके बाद आप उनकी रिजर्व सीटें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद न दें। आप KP हुकूमत में, जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन ना कराएं। आप उनके कारकुनान, उनके रहनुमाओं को 9 मई के झूठे केसेस में फंसा के रखें और वहाँ पिक एंड चूज करें। यानी मुराद रास और अंदलीब अब्बास जैसे लोग जो कि पार्टी को छोड़ गए, वो 9 मई में शामिल होते हुए उनके जिम्मेदार न ठहरे, और जो लोग वहाँ पे निहत्ती औरतें गई और निहत्ते लोग गए, निहत्ते बच्चे गए, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। तो ये जो डायकोटमी है, ये जो तजाद है हुकूमत के मौकफ में, उसको भी तो एड्रेस करना है। हुकूमत के निकात क्या है? अगर ये 3 निकात वो नहीं मानते तो अपना भी तो एजेंडा दें। उनका एजेंडा क्या है? अगर उनका एजेंडा पाकिस्तानियों को मोदी की तरह, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की तरह, या मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में उसकी तरह ट्रीट करना है, तो वो तो एक अलहदा जंग है। वो जंग हम लड़ लेंगे, आइन और कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। इन्होंने अदालतों को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह बना दिया है। क्या 26वीं आईनी तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं है, आजाद अदलिया पे हमला नहीं है? क्या 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में जो इन्होंने हुकूमत ने बेंच बनाने के इख्तियारात गसब नहीं कर लिए? क्या ये दाराजाती दायरे में सीधी मुदाखलत है एग्जीक्यूटिव की तरफ से? अदलिया के मामलात में सीधी मुदाखलत है। लेकिन चोई साहब, आप खुद भी लॉयर हैं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, मामला तो बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन लॉयर कम्युनिटी भी तो हमें खामोश नज़र आ रही है। इससे पहले लॉयर्स मूवमेंट्स होती थी, वो एकदम से अपनी बातें मनवा लेते थे, इस वक्त तो लॉयर्स कम्युनिटी भी खामोश नज़र आ रही है। नहीं, बात ये नहीं है, ये बात गलत है। जो हुकूमत के वकला हैं वो खामोश हैं, जो वहाँ पे दूसरे वकला वो तो बोल रहे हैं। हम जैसे वकला भी तो हैं, हम भी तो मेंबर है ना बार एसोसिएशन के, हम भी तो इन बार काउंसिलों में वोट देते हैं। हमारे मौक़िफ़ को कैसे आप रद्द कर सकते हैं बतौर वकील भी? मेरे जैसे लाखों लोग हैं, मेरे जैसे हजारों वकला हैं जो कि इन तरमीम के खिलाफ हैं और इन तरमीम को नहीं मानते हैं और समझते हैं कि आइन और कानून और जमहूरियत पे हमला है, अदलिया की आज़ादी पे हमला है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो बार काउंसिलें हैं वो इस वक्त डेमोक्रेट बन गई हैं, वकला के पॉइंट ऑफ व्यू को, ये नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं और एक मखसूस सियासी जमातों के नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्योंकि फारूक नायक साहब से मेरे सीनियर है, बड़ा एहतराम है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है उससे वो हट सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह आप आजम तारड़ से ये एक्सपेक्ट करें कि नून लीग की पॉलिसी से हट के बात करेंगे, वो नहीं कर सकते। उनके करियर्स हैं,
उनके मफादात हैं। तो ये तो मफादाती लोग हैं ना, इनकी बात तो आप करेंगे तो ये तो वही पूरा मनोवर किया हुआ है। लेकिन वकला जो हैं, वकला की कसीर तादाद और खासकर यंग वकला जो हैं या यंग लॉयर्स जो हैं, वो इन चीज़ों के सख्त मुखालिफ है। और आपने देखा है कि उनकी आवाज़ जो है वो हर जगह पे पहुंचती है। वकला की तंजीमों ने, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने, बलूचिस्तान में, केपी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, सबने रिजेक्ट किया है। ठीक हो गया फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब जो कि धरने के हवाले से भी बात कर रहे थे और मुज़ाकरात के हवाले से भी हमने उनसे सवाल किए हैं कि मुज़ाकरात का मैंडेट कुछ लोगों के पास है, लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या मुज़ाकरात करती है नहीं करती। ख़वातीन नौज़ात सुबह की सोच में धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, जलसे के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। यार इनको बेल मारे, इनको बेल मारे। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम बात कर रहे हैं जलसे की, धरने की, लाहौर की सिचुएशन आपको बताई। उसके बाद फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपको बता रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है वो इस वक्त रवा दवा है डी चौक की जानिब। अभी तक काफ़ी दूर हैं, लेकिन एक मज़ामत हमें देखने को मिलेगी जब वो इस्लामाबाद के करीब होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के तमाम तर जो कनेक्टिविटी है केपी से उसको बंद किया गया है। चाहे रावलपिंडी की बात की जाए या फिर मरी की, कश्मीर की, एबटाबाद की, जहाँ से भी रास्ते आ रहे हैं, पिशावर से रास्ते आ रहे हैं, उन तमाम तर रास्तों को बंद किया गया है। अब थोड़ा सा मैं रुक करूंगा रावलपिंडी का। रावलपिंडी में हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अनवार अब्बासी मौजूद है। अनवार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रावलपिंडी के हालात क्या हैं, कहाँ से रोड्स को बंद किया गया है और कब तक ये रोड्स बंद रहेंगी? देखिए हुसैन लियाकत भाई, कल भी सारा दिन तकरीबन इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद रहे हैं। आज भी तकरीबन दूसरे रोज भी बंद रहे। कल भी हमने देखा कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरी रोड, इसके अलावा 7th एवेन्यू, 9th एवेन्यू, इसके अलावा एक्सप्रेस वे और तमाम दाखिली रास्तों को मुकम्मल तौर पर कल भी बंद रखा गया था। आज भी चूंकि आज दूसरा रोज है और आज यकीनन जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले हैं आज इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर दाखिल होंगे। और कल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी के जो कारकुनान है, उनकी स्ट्रेटजी यही रही थी कि कल पुलिस को यहाँ पे एंगेज रखा गया। कल हमने देखा कि सारा दिन यहाँ पे कारकुनान के और पुलिस के दरमियान यहाँ पे झड़पें रही। यहाँ पहले फैजाबाद, उसके अलावा शमसाबाद, सोहान, पूरी रोड, खन्ना पुल, इसके अलावा जो IGP रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस को कारकुनान ने एंगेज रखा। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, मकामी क्यादत, वो कल नजर नहीं आई सिवाय माबिया ताहिर के, बाकी कोई हमें खास कारकुन नजर नहीं आया। जिस तरह आपने देखा कि कर्नल अजमल ने की गिरफ्तारी होगी, इसके अलावा बाकी जो शहरियार रियाज ने यह दावा किया था कि वो भी आएंगे। इसके अलावा ये कहा गया था कि रावलपिंडी के कारकुनान की क्यादत यहाँ से शेर अफजल मरवत करेंगे, वो भी कल हमें यहाँ नजर नहीं आए। इसके अलावा जो बार बार जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि कुछ देर में राजा बिशारत पहुंचेंगे, लेकिन कारकुनान, जितने भी कारकुनान थे, इन्होंने अपने तौर पर वहां पुलिस को कल एंगेज रखा। और यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पुलिस के दरमियान और कारकुनान के दरमियान तसादम रहा, गिरफ्तारियां भी हुई। तकरीबन मजमूई तौर पर 149 कारकुनान रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए। कल हमने देखा कि कल जो पुलिस की स्ट्रेटजी थी थोड़ी मुख्तलिफ रही है। बाकी एहतजाज भी हमने कवर किए जो माजी करीब में हमने 28 सितंबर को भी, 5 अक्टूबर को भी, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज होते रहे। लेकिन जो कल पुलिस की स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। कल पुलिस काफी एग्रेसिव नजर आई। कल हमने देखा कि वहां पे कल जो ही कुछ कारकुनान जहां पे नजर आते हैं वहां पे ना सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग की जाती, बल्कि वहां पे रबड़ की गोलियां भी चलाई जा रही थी। कल हमने देखा कि कल 12 बोर जो राइफल से भी फायर किए गए कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। और कारकुनान को जब गिरफ्तार किया, किसी भी कारकुन को गिरफ्तार किया जाता था तो उसे लातों, मुक्कों से और डंडों से उसे पीटा भी जाता था और प्रिजनर्स वैन में उसे लाकर बिठा दिया जाता था। कल प्रिजनर्स वैन यहाँ पे फैजाबाद फ्लाईओवर पे खड़ी रही। बहुत से कारकुनान को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, पूरा दिन बास ऐसे कारकुनान थे जिन्हें प्रिजनर्स वैन में ही रखा गया था, उन्हें मुख्तलिफ मकामात पे जो थानों में मुंतकिल किया जाना था वो नहीं किया गया था। तो यूं कल पुलिस का काफी जो जरहाना रवैया रहा है। लेकिन कारकुनान, अच्छा अनवार, मुझे ये बताइएगा कि अभी की क्या सिचुएशन है रावलपिंडी की और फैजाबाद की, स्पेशली मुझे बताइएगा। और इसके अलावा जो आपने गिरफ्तारियों का जिक्र किया, क्या ये धरने में शिरकत के लिए लोग आ रहे थे या इंडिविजुअल लेवल पे आके पुलिस के सामने माजराई कर रहे थे तो इनकी गिरफ्तारी हो गई?
देखिए कल चूंकि हमें डिप्यूट किया गया था फैजाबाद के सराउंडिंग एरिया में, वहां पे जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं समझता हूँ उसमें से 50% जो लोग होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। बाकी कल सुबह सुबह जो गिरफ्तारियां हुई तकरीबन 11 और 12 के करीब, वो तो बेशतर लोग वो थे जो रास्तों की बंदिश की वजह से रास्तों की तलाश में बेचारे सरगर्दा थे, वहां से मुख्तलिफ मकामात से उन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए कल जिस वक्त कारकुनान की जानब से फ्लाईओवर के पास जो IGP रोड का पुल है, वहां से जब पुलिस पर पथराव किया गया, तो पुलिस कारकुनान के ताक़ब में जब गई तो करीब ही एक मार्केट थी, फैजाबाद की मार्केट है, वहां पे पुलिस गलियों में घुस गई और वहां से ताजरों को भी, वहां के जो मुकामी जो दुकानदार थे उन्हें भी उठा के ले आई। मोस्टली जो वहां पे गिरफ्तार जो लोग थे उनका तल्लक या तो वो रागीर थे या फिर मुकामी किसी दुकानदार था कोई, या इस तरह के लोग थे। मोस्टली जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कारकुनान नहीं थे। ये मुबैना तौर पर जिस तरह जो कारकुन गिरफ्तार होता था वो ये बता रहा था कि मैं फलां जगह से आया और रास्ता ढूंढ रहा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे वहां से गली से गुजर रहा था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की कल दोनों तरफ से कल अगर फैजाबाद फ्लाईओवर पर जो मौजूद पुलिस थी, अगर उस पर पथराव किया जाता या वहां पे पुल पे खड़े होकर नाराबाजी की जाती थी, तो दोनों तरफ से पुलिस हमला आवर होती थी। एक तरफ से इस्लामाबाद पुलिस थी और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस थी जो मरी रोड पर मौजूद थी, और फ्लाईओवर की दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस उन पे हमला आवर होकर उन्हें गिरफ्तार करती रही। तो ये सूरत हाल रही। कल तकरीबन 149 कारकुनान जो हैं, पुलिस का ये अच्छा, दावा है अभी कि की सूरत हाल बताइएगा अनवार, अभी क्या सूरत हाल है इस वक्त फैजाबाद इंटरचेंज की? देखिए इस वक्त तो सूरत हाल, चूंकि कल भी हमने देखा था कि शाम के औकात में जो काफी कारकुनान भी निकले थे और काफी तसादम भी हुआ था कारकुनान पुलिस के दरमियान। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रास्ते तमाम के तमाम बंद है, पुलिस हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। बारी नफरी पुलिस की यहाँ पर फ्लाईओवर के दोनों तरफ पे मौजूद है। एक तरफ लेफ्ट साइड पे जो पंजाब पुलिस है जो फैजल इस्लाम के सामने वहां पे डिप्यूट किया गया, इसके अलावा फ्लाईओवर की दूसरी तरफ जो सब पुलिस की बारी नफरी जो मौजूद है, रेंजर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है। तो इस वक्त तो सूरत हाल जो है काफी इस वक्त पुरानी दिखाई दे रही है। लेकिन एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जिस वक्त जो बड़ा काफिला है कि खैबर पख्तूनख्वा का वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीगर जो खन्ना पुल या त्रामड़ी या इन इलाकों से आने वाले जो कारकुनान है वो भी इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश करेंगे। उस सूरत हाल में सूरत यहाँ पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादम हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है। लेकिन जो रास्तों की बंदिश की वजह से जो तरागीर हैं या के मुसाफिर हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना ठीक करना हो गया पड़ता है। अनवार, थैंक यू सो मच। हो जाएगा अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे जो कि रावलपिंडी की सूरत से हमें आगाह कर रहे थे। अब हम पेशावर चलते हैं जहाँ से इस तमाम तर धरने का मरकज है, रैली का बैग पार्डन मरकज, अभी धरना तो उसने होना है। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला साहब। फरीदुल्ला साहब, थैंक यू सो मच। हो जाएगा सबसे पहले आप तो यानी शायद होंगे, हमें बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सुबह 5 बजे की जो तादाद है, एक तो ये है कि जहाँ पे ये जा रहे थे पंजाब की तरफ, तो इनकी तादाद में कोई कमी मैंने नहीं देखी। जो रात गए मालाकंड डिवीजन से जो आ रहे थे शौकत यूसुफजई की क़ियादत में हजारा मोटरवे पे, वहाँ पे रुकावटें खड़ी की थी, उन्होंने वो रुकावटें खत्म की और जो कारकुन थे उनके पास, अगरचे उनके पास कोई बड़ी मशीनरी नहीं थी, लेकिन कारकुनों ने चूंकि ज्यादा तादाद में थे तो वो खत्म की। इस तरफ से जो पेशावर, नौशहरा और मर्दान की इंटरचेंज से ये लोग जमा हो रहे थे, तो ये सुबह के वक्त पहुंच गए पंजाब के बॉर्डर पे। गाजी बरोता से थोड़ा सा आगे जब ये गए तो इन पर शिलिंग और यहाँ तक कि पुख्तनख्वा की हुदूद में दाखिल हो कि जो पंजाब की पुलिस डिप्लॉय की गई थी, उन्होंने फायरिंग शुरू की, शिलिंग शुरू की। लेकिन यह है कि इनके पास उस वक्त तादाद बहुत ज्यादा थी और उन फायरिंग को या कंटेनर्स को एक तरफ करके अपने लिए रास्ता बना दिया। एक जगह पे इन्होंने रुक के और आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद और डी चौक की तरफ ये हरकत कर रहे हैं और इनकी पॉलिसी ये है कि काफिलों में वो करके और डी चौक पहुंच जाएंगे और काफी सारे लोगों इनकी इनका कहना है कि काफी सारे लोग जो है वो रात गए, वो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं। और पीटीआई का कहना है कि ये एक दिन का या चंद घंटों का धरना नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में उस वक्त तक ये रहेंगे जब तक इनके मुतालिबात पूरे नहीं होंगे। इस काफिले में वजीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर जो कायदीन हैं वो शरीक हैं।
अच्छा फरीद साहब, मुझे ये बताइएगा, बुशरा बीबी के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। पहले कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो काफ़िले में शामिल नहीं होंगी। फिर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं कि वो काफ़िले में शामिल हैं, बाकायदा रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। तो बुशरा बीबी भी काफ़िले में आ रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पेशावर से ये एक साथ निकले थे 3 बजे तकरीबन, और फिर जब पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा पे थे तो वहाँ भी इन्होंने मुख्तसर तकरीर की, और फिर आगे जब ये जाते रहे तो दोनों अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो थी वो काफिले के साथ रही, और इन्होंने तमाम तर इंतजामात कर रखी थी। कंटेनर्स इसीलिए कि इनके लिए तमाम जितनी भी इंतजामात हैं जो लीडरशिप के लिए वो बराबर रखे थे। जगह जगह पे इन्होंने रोक के और अपने कारकुनों के जोश और जज्बे को बढ़ाते रहे, उनको मुख्तसर तकरीरें करते रहे, उनको हिदायत देते रहे। स्पेशली जब ये गाजी बरूथा तक पहुंच गए तो वहां भी इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की और कारकुनों के हौसले बढ़ाने की कोशिश की है। जी अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं कि मुतज़ाद खबरें हैं, या फिर आप इस पर तस्दीक कीजिएगा, बुशरा बीबी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके दरमियान कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या फिर कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? ये खबरें गर्दिश में थी, और चंद दिन पहले से ये खबरें गर्दिश में थी कि जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं कौमी असम्बली के रुकन, उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो बुशरा बीबी से ये कह रहे थे कि कारकुन पुख्तनख्वा के, क़ियादत पुख्तनख्वा के, पैसे पुख्तनख्वा के, फंड्स पुख्तनख्वा के, और पंजाब से 10 लोग भी नहीं निकल सकते। पंजाब की जो क़ियादत है, सूबाई क़ियादत है, या वहाँ पे जो भी है कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की जो लोग हैं, वो 10 लोग भी नहीं निकाल सकते हैं, और क़ियादत फिर भी पंजाब के पास। तो इस पे कहा जा रहा है कि इस पे जो अली अमीन गंडापुर के भाई थे उनका और बुशरा बीबी की इस पे इकरार था। फिर इसी बात को आगे ले जाकर कल का जो एहतजाज था और उसकी जो क़ियादत थी कि बुशरा बीबी पहले के, उसके बारे में जो उनकी तर्जुमान है यहाँ पे मशाल यूसुफजई, उनका कहना था कि वो उसके जुलूस में शिरकत नहीं करेगी और उनकी तबीयत खराब है। लेकिन फिर जब देखा गया तो 3 बजे 2:30 बजे के वक्त जो है बुशरा बीबी ने भी क़ियादत और जुलूस के साथ जाने का कहा। तो जो यहाँ पीटीआई की क़ियादत है वो भी हैरान थी कि 24 घंटे पहले तो मार्च में शिरकत न करने का कहा था और इनकार किया था, लेकिन अब अचानक जो है वो मार्च में, और ये जो मार्च है वो इस लिहाज से मुश्किल तरीन था कि इसमें रात भर सफर और फिर किसी भी वक्त पंजाब में दाखिल होते वक्त ठीक हो गया फरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर ब्यूरो चीफ, जो कि धरने के जो शुरुका है उनके हवाले से बता रहे थे। फिर हमने इनसे पूछा कि बुशरा बीबी और जो पीटीआई की क़यादत है उनके दरमियान इख्तलाफात हैं या नहीं, उस हवाले से सैर असल गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ ज़्यादा, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी मार्च है वो रवा दवा इस्लामाबाद की जानिब, और इस्लामाबाद के इंतज़ामात आपके सामने हैं। इस वक्त मुल्क मफलूज है, क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए जी, हम तो एक पुरअमन मार्च करने आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग निकल पड़े हैं, काफिले पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं। तो जिस अंदाज से हुकूमत की फस्तायत पिछले 3 दिन से सामने नजर आई है, 22 तारीख से इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, तमाम शाहराएं बंद कर दी, मोटरवेज बंद कर दी, नेट बंद कर दिया। मतलब है कि ये कोई इंसानों वाली बात तो नहीं है। इनकी बुखलाहट और घबराहट का ये आलम है कि ये अवाम से इतना डरते हैं और इतना इनको डर और खौफ है, क्योंकि झूठ के ऊपर मबनी और कायम हुकूमतें फिर इसी तरह ही हरकतें किया करती हैं। ये तो हमने
फाशिस्ट तरीन हुकूमतों में ये नहीं देखा, हमने मार्शल में ये कुछ नहीं देखा। हम हर रोज अदलिया तहरीक, मुझे याद है हम चलाया करते थे, तकरीबन हर रोज हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आते थे, हम फेस करते थे, शेलिंग भी होती थी। लेकिन इस तरह का कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, पूरे पाकिस्तान की रोड्स, पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, 300 अरब रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है, और इन बेशर्मों को ये जरा भी एहसास नहीं है कि पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का है, हक के हुक्मरानी आवाम का है, ये उनका हक है, एक फंडामेंटल राइट है कि अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो वो करें। और ये इस तरह की तैयारी करके बैठे हुए हैं जिस तरह खुदा न खास्ता एटॉमिक वार शुरू हो जाए, या इस तरह खुदा न खास्ता कोई एक किसी और मुल्क के साथ जंग शुरू हो चुकी हो। देखिए, हमारे ज़माने में मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफ़ा धरना दिया, आए, हमने फैसिलिटेट किया उनको, उनके लिए वाशरूम्स बना के दिए, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको बिठाया, ठीक है, वो आए और चले गए। 2 दफ़ा धरने दिए। मरियम नवाज आई पीडीएम की तमाम जमातों के साथ, हमने फैसिलिटेट किया, कोई किसी के खिलाफ पर्चे नहीं किए। बिलावल भुट्टो जरदारी डी चौक तक आया, वहां से सिंध से चला, और उस वक्त भी पंजाब में हमारी हुकूमत थी, मगर हमने कभी किसी, देखें, जो जमहूरी हुकूमतें हुआ करती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है जी, आए, ये जगह है, आप मुख्तस कर दिए, आए, बैठे, अपना मुजाहरा करें, एहतजाज करें। अब पूरी दुनिया में देखें, इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके कहने पे पूरी दुनिया में कल एहतजाज हुए। आप अमेरिका का देखें, आप यूके का देखें, बाकी मुल्कों का देखें, तो क्या हुआ वहां? क्या रास्ते रोके गए? वो तो उन्होंने फैसिलिटेट किया वहां की हुकूमतों ने, क्योंकि एहतजाज करना आपका फंडामेंटल राइट में आता है, जमहूरियत की बुनियाद हुआ करती है। शोएब साहब, जिस तरह आपने क्योंकि जिक्र किया, जमहूरियत 2-3 कर दरनों चुके का हैं। जिक्र किया, फजल रहमान साहब यहाँ पे आए, मरियम आई, उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे आए, और उनको एहतजाज आपने करने दिया। आप लोगों से क्या डर है इस वक्त हुकूमत को, क्योंकि आप तो इस वक्त निहत्ते ही नजर आ रहे हैं, ना मुक़्तदरा आपके साथ है, ना इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, उसके बावजूद भी आपसे डर? डर इनको आवाम से है, खौफ इनको आवाम से है, क्योंकि ये जमहूरियत को दफन कर चुके हैं, ये अवाम के रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, अवाम इनसे नफरत करती है। इनको पता है कि जिस दिन हमने ये सख्तियां, डर और खौफ और ये यजीदियत की फिजा पैदा ना की, तो अवाम पूरे पाकिस्तान से निकल के इनको एक दिन में उठा करके बाहर फेंक देगी। तो ये वो डर और खौफ है जिसकी वजह से वो झूठा एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग, अवाम डरे रहें और दबके रहें और बाहर ना निकलें। ये वो डर खौफ है, क्योंकि कानून और आइन तो इस मुल्क में रहा नहीं है, वो चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन गया। निज़ाम इंसाफ में 26वीं तरमीम के बाद ये हमलावर हो चुके हैं, इसलिए कि वो तो अब अदलिया आज़ाद रही ही नहीं है, क्या अदलिया क्या फैसले करेगी? अब अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इस बात के कि वो एहतजाज करें। तो ये वो डर और खौफ है जिसकी वजह से ये वो हरकतें कर रहे हैं जो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फाशिस्ट जो हुकूमतें होती हैं वो भी ये नहीं करा करती, और पाकिस्तान में हमने ये पहली दफ़ा देख रहे हैं जो कुछ ये हो रहा है। अच्छा शोएब साहब, अब आपका काफिला पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है, जब वो इस्लामाबाद में आएंगे, वेलकम करने के लिए पुलिस तैयार है, मज़ामत भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या है? क्या जो अवाम में एक डर भी है, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, कि एक यू टर्न भी आ जाता है, वज़ीर आला जो आपके हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो वापस केपी से बरामद होते हैं, इस दफ़ा कुछ ऐसा होगा? देखें, पिछली दफ़ा भी हमारा एक प्रोटेस्ट था, धरना नहीं था, वो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ, डी चौक तक लोग पहुंचे, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद। आपके सामने 4 और 5 को 2 दिन मुसलसल इस्लामाबाद में और डी चौक में वो धरना या मुजाहरा, प्रोटेस्ट, धरना तो नहीं था खैर, प्रोटेस्ट जारी रहा, तो वो कामयाब हो चुका था। बाकी उसको कंटिन्यू करना ना करना, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड सो उसके ऊपर तो इतनी कोई बात नहीं। जहां तक इस धरने का ताल्लुक है, अब तो ये प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट है, कंटिन्यूड प्रोटेस्ट है, ये 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है। अब इसको ये हो रहा है इमरान खान के कहने पे, और कॉल ऑफ करने का हक भी इमरान खान साहब को हासिल है, तो लिहाजा हमें तो कोई जल्दी नहीं है। हम आज पहुंचते हैं, कल पहुंचते हैं, परसों पहुंचते हैं इस्लामाबाद में, तो इट विल कंटिन्यू। और मुजाहमत ये लोग करेंगे ना, हम तो नहीं कर रहे, हम तो पुरअमन है। हम तो चाहते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, हम जीते हुए लोग हैं, हमारा मैंडेट डाकाजनी के जरिए डाकुओं को एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है, इनसे हमारा हक हमें वापस दिया जाए, आईन और कानून की बहाली हो जाए, और जो बेगुनाह कैदी हमारे पड़े हुए हैं
उनको रिलीज किया जाए। कल पंजाब में सिर्फ एक दिन में तकरीबन 4000 बंदे हमारे गिरफ्तार हुए हैं और इस्लामाबाद में तो बेशुमार हो चुके हैं। और वो लोगों के घरों में छापे और जिस तरह की बर्बरियत हो रही है, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, जो लोग सामने नहीं आ रहे उनको उठाया जा रहा है। तो ये बर्बरियत का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, आइन और क़ानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अच्छा, और लास्टली 26वीं मैं आपसे पूछूंगा सर, मुझे ये बताइएगा, जो हुकूमती वुज़रा हैं, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब की अगर बात की जाए, होम मिनिस्टर की, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका धरना तो जो ये कामयाब ही नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब से लोग नहीं निकले, सिंध से लोग नहीं निकले, आपकी जो रैली है सिर्फ इस वक्त KPK से रवा दवा है। इन बेशर्मों से पूछें कि सिंध का काफिला तो 23 तारीख से चल पड़ा था, उसको वहां जरदारी फोर्स ने जिस तरह रोका, वो कल सारा मीडिया ने दिखाया, लाइव भी दिखाया और अखबारों में भी आया। लेकिन परसों से बल्कि चल पड़ा था, परसों कल तक वो दिखाता रहा। और जहां तक ताल्लुक है पूरे पंजाब में जो कुछ इन्होंने किया है, हर शहर से काफिले निकले और अभी भी रास्तों में हैं। और KP से भी काफिला निकला है, पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी कल निकले और छोटे छोटे मुजाहरे किए हैं, एक उस लेवल का नहीं जिसको हम तस्वर कर सकें। इसलिए कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं इन लोगों का, जो आने वाले लोग हैं, इनके साथ फिर हम शामिल होके तो अपने बड़े मुजाहरे में शरीक होंगे। अच्छा लेकिन शोएब बात साहब, सिंपल ये एक नहीं मुझे है। बताइएगा बात, क्योंकि हमारे पास एक बात वो ये कि देखें, अगर लोग नहीं निकले तो इन बेशर्मों को कहें कि सबसे पहले रुकावटें आप हटा दो, लोग खुद ब खुद निकल आएंगे। नहीं निकलेंगे तो आपको तो फिर ये सारे कंटेनरिस्तान, पूरा पाकिस्तान के बजाय कंटेनरिस्तान बनाने की जरूरत फिर क्या है? बिल्कुल, गॉट योर पॉइंट। मुझे जरा सा बताइएगा सर, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है। शोएब साहब, एक सवाल हो रहा है, 1 मिनट हमारे पास, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जो कि इररिलेवेंट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो भी हमें गिरफ्तारियां देते हुए नजर आए। क्या इन गिरफ्तारियों की भी तहकीक होगी कि पुलिस को वो खुद तो कह के अपने आप को अंदर नहीं करवा रहे? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इस तरह अपने आप को कह के गिरफ्तारियां दे। इनके पास, इन बेशर्मों के पास पुरानी लिस्टें होती हैं, पुलिस के पास उन लिस्टों को बुनियाद बना, लेकिन मैं उन रहनुमाओं की बात कर रहा हूं जो कि इमरान खान से बिल्कुल किनाराकशी कर चुके थे। अब मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल अभी स्टेज पे तो मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि किसी की फरमाइशी गिरफ्तारी है या जानबूझ के है या बाकी उनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल ये तो बाद में वक्त चलिए जी, बता शोएब देगा। साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान साफ का मौक़िफ़ हमारे सामने पेश कर रहे थे। ख़वातीन नौज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद शामिल होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब सुबह की सोच में हम इस बात का जिक्र करेंगे जो कि हम आगाज़ में कर रहे थे, कि मुल्क की मईशत को कितना नुकसान होगा। एक तरफ तो धरने मुल्क की मईशत को नुकसान देते हैं अनसर्टेनिटी से, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि उसने रोज़मर्रा के मामलात को चलाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.25 साल से हम ये देख रहे हैं कि जब भी धरना होता है तो सबसे पहले धरने वाले पहुँचे ना पहुँचे, हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। और इस वक्त भी पूरा इस्लामाबाद बंद है। फिर इस्लामाबाद के जो रवाबित हैं, जो रास्ते हैं KP से, वो तमाम तर रास्ते मुनक़ता हैं, इस्लामाबाद में आप दाखिल नहीं हो सकते। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत हैं। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुखारी साहब, कि रफली एस्टिमेट लगाया जाए तो 100-125 अरब रुपया तो पर डे नुकसान होता है जब इस तरह से मुल्क बंद हो, ये हमें बताया गया। आपके नज़दीक कितना नुकसान होता है और मईशत के लिए कितने ख़तरनाक हैं ये इक़दामात जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी साथी एंकर के साथ मेरी हमदर्दी, जो कि आज पहुंच नहीं सकी रास्ते बंद होने की वजह से। जो हालात हैं आपके और हमारे सामने ही हैं। अब ये तखमीना लगाना मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल तो इसलिए है क्योंकि जब हम आदाद शुमार में पड़ जाते हैं तो फिर हम कई ऐसी चीज़ों को जो कि इनडायरेक्टली, यानी बिला वास्ता जो इफ़ेक्ट होती हैं, वो उनके ऊपर हमारी नज़र नहीं होती। तो ये तखमीना 100-125 अरब रुपये आपने बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे हो सकता है थोड़ा कम भी हो। लेकिन असल मामला ये है कि मुल्क का निज़ाम जब दरहम बरहम
हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, ये मजमूई तौर पे सारा का सारा माहौल है। और जब तक कि इस फसाद को आप ख़त्म नहीं करेंगे और उसे आहनी एक हाथ के साथ ख़त्म करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है आज के माहौल में। आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। अब ये गुफ्तगू सियासी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये कि इसका हल सियासी है। जब वो आप हल करेंगे तो फिर उसके बाद आपकी मईशत का पहिया कुछ आगे चलेगा, वरना कैसे चलेगा? यहाँ पे कौन सरमायाकारी करेगा? और बाहर के लोगों की तो बात की बात है, हम ऐलानात तो सुनते हैं, लेकिन ऐलानात को अमली जामा पहनाना वो भी आगे की बात है, उसमें भी वक्त लगेगा। और माजी में भी हुआ है कि वादे करके और फिर बड़े बड़े सरमायाकार या तो आए नहीं, या फिर जो वादा किया उस में जो तखमीना था उससे बहुत कम हुजम की, सरमायाकारी की। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। इस फसाद को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की की राह में जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। और जब तक आप उन दुश्वारियों को ख़त्म नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकेंगे। लेकिन बुखारी इसलिए साहब, यहाँ पे तो दुश्वारी इस खुद मामले का गवर्नमेंट ही कोई ना कोई हल अनफॉर्चुनेटली तो पैदा ढूंढना कर रही है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हुकूमत ऑपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो आए दिन आ जाते हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। और बहरहाल ऑपोजिशन का भी अपना एक मौक़िफ़ है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और करना चाहिए भी नहीं। क्योंकि बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि जो इस साल के इलेक्शन हुए थे फरवरी में, वो मुतनाज़ा हैं। और मुझे डर ये है कि अब ये नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर, जनवरी में, फिर जनवरी में कोई खुदा न खास्ता कोई और ऐसी हो गई कि जी 8 फरवरी की पहली एनिवर्सरी कह लीजिए, सालगिरह कह लीजिए, 1 साल हो गया है, तो फिर अब कोई नया सिलसिला शुरू हो जाए। ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा है और इसको काबू में करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो नुकसान का तखमीना लगाया जाता है वो 100 अरब है, लेकिन मैं बात करूंगा उस दिहाड़ीदार मजदूर की, उस रेडी बान की, जो कि अपना रोज़मर्रा का कारोबार करता है, उसके बाद अपने घर का निज़ाम चलाता है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप अगर 2 दिन घर बैठ जाएँ तो आपका चूल्हा बुझ जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे दरनू से भी और हुकूमती इकदाम से भी। देखिए, बात यह है कि ये सब की सब चीज़ें मिली जुली हैं। मुल्क में मजदूर यानी ब्लू कॉलर वर्कर से लेकर जो दफातर में लोग काम करते हैं उन तक, आपकी मईशत जब चलेगी तब ये निज़ाम बेहतर होगा। अच्छा, आपने इन्फ्लेशन की, अफरात ज़र की बात की, लेकिन ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि हुकूमत तो कहती है कि जी अफरात ज़र कम हो रहे हैं, और वो तो ये भी कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, तो इसलिए अब बोझ उनके मुताबिक यानी सरकार के मुताबिक आम लोगों पे कम है। जबकि मुल्क के तूलो अर्ज में ये सूरत हाल नज़र नहीं आती। लोग बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अब आगे जाके खुदा बेहतर जानता है क्या सूरत हाल होगी। आपको पाकिस्तान की एक दफ़ा इस्लाह करनी है, आपको इसकी मईशत की इस्लाह करनी है, आपको मुमलिकत के जो उमूर हैं उनमें भी कुछ इस्लाहात लाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान आगे चले और पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बने। इस वक्त की बेयकीनी जो है इसे ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, बेयकीनी की सर आपने बात की, तो जो बैंक्स हैं वो भी बेयकीनी का शिकार हैं। अगर एसेट डिपॉजिट रेशो की बात की जाए तो बैंक्स इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बेयकीनी की सूरत हाल में। फिर जो टैक्स रिटर्न्स हैं, टैक्स अहदाफ है, बैग पार्डन, वो हुकूमत उस तरह से उनको हासिल नहीं कर सकी। तो हम मईशत के हवाले से भी कोई इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। भाई, ये अच्छा हुआ आपने ये बैंकों के हवाले से एक मुतनाज़ा मामला छेड़ दिया, क्योंकि आजकल इसकी काफ़ी तशहीर हो रही है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक सूरत हाल ऐसी बन गई है कि कुछ शोबे या 2% से कम आबादी की जो तनासब कहा जाता है वो ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स यानी अपनी आमदन पे टैक्स देते हैं। अब 98% बाकी में से अगर आप ये भी कह लें कि जी 35 से 40% इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं, तो उसके अलावा भी 58% हैं। और 58% में से
अगर आप कम से कम भी पांचवा हिस्सा लोगों को काबू करें और टैक्स के निज़ाम में लेके आए, तो फिर आपको ऐसे इक़दामात की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि आप किसी एक शोबे पे ज़्यादा बोझ डालें, क्योंकि बैंक्स अगर मुनाफा कमा रहे हैं तो फिर साथ ही साथ ये है कि बैंक्स उस एक सेक्टर को की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत कम सेक्टर्स ऐसे रह गए हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कि अच्छी एक नफा कमा रहे हैं। अब वो क्यों कमा रहे हैं उसके ऊपर एक अलहदा बहस की जा सकती है, लेकिन बहरहाल बैंकिंग का एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों के लिए, खासतौर पे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियां भी हैं। तो अब ये इस किस्म के टैक्सेस दे के फिर क्या हुकूमत इस सिलसिले को, बैंक्स को या बैंकारी के निज़ाम को बोझ के नीचे ला के, क्या उसमें जो आगे फरोग है उसे सुस्त रवि की तरफ ले जाना चाह रही है? क्या आप बैंक्स को या उनकी ग्रोथ को आप टारगेट कर रहे हैं? क्या ये आपका हदफ है? अगर है तो फिर बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि फिर ये लगता यही है कि आप एक इंतहाई फरसूदा निज़ाम को आगे लेके चल रहे हैं, और जो सूरत हाल होनी चाहिए वो मुल्क में नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, जो बातें आपने की बिल्कुल ठीक हैं, और यहाँ पे लग रहा है कि हुकूमत का फोकस बैंक्स पे या फिर सैलरीड पर्सन पे है, क्योंकि सैलरीड पर्सन तो इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है जो कि एक अपनी मिसाल आप है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा बेलारूस के जो सदर हैं उनका दौरा, ये दौरा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? और कुछ 80 रुकनी तो उनका वफद आया है, क्या बेलारूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी बेहतरी एकदम से आ गई, और इस दौरे से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं? अभी तो देखिए, तफसीलात के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। यकीनन एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, तो फिर ये भी ख्याल किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ माहदे ऐसे होंगे। आपने देखा चंद महीने पहले अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान आए थे, और फिर उसके बाद ये बात कंफर्म हुई कि पाकिस्तान $1.6 अरब के JF-17 लड़ाका तैयारा अज़रबैजान को एक्सपोर्ट करेगा, उन्हें बेचेगा। ये एग्रीमेंट हुआ है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में JF-17 के हवाले से सबसे बड़ा ये माहिदा है। तो जंगी साजो सामान की भी एक अभी कराची में हाल ही में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन हुई है पिछले हफ्ते। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। उसके अलावा ये जो रूस के इर्द गिर्द जो रियासतें हैं, उनके यहाँ आपको और भी शोबों में उनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसकी बहरहाल अभी तलाश जारी है। ख़ास तौर पे तवानाई के हवाले से बात हुई है हालिया कुछ अरसे में कि जी एनर्जी पे कोऑपरेशन, तवानाई पे हम उनके साथ ताउन करें। अब वो क्या ताउन होगा यह भी वक्त बताएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा ये जो रूस और इर्द गिर्द की रियासतें हैं उनमें ज़रई अजनास भी कुछ हैं जो कि वो फ़रोख्त करते हैं। तो क्या हमारे उनसे ज़रई अजनास के हवाले से कोई माहदे हो सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मईशत के हवाले से बात कर रहे थे, और भी उन्होंने गुफ्तगू की। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हमने आगाज़ में भी जिक्र किया था इस धरने के हवाले से, और जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से फैसल चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिर हमने मईशत के हवाले से थोड़ा सा इन डिटेल कन्वर्सेशन किया फरहान बुखारी साहब से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो लाइटर मूड में आप जब कह रहे थे ना कि वो मैं फाइनल मूवी देख रहा हूँ धरने की, तो क्या हो रहा है सर धरने का? जो सब आपको आवाज़ आ रही है?
नहीं, आवाज कट गई थी आपकी, सॉरी, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ लाइटर मूड में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको धरने की फाइनल मूवी देख रहे थे, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, धरना चल रहा है। तो लग रहा है कि ये जो कच्ची पहाड़ी वगैरह के ऊपर लोग आ गए, तो बाय आफ्टरनून आई थिंक पीक पे होगा जो क्लाइमैक्स है। देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत के ऊपर कि जैसे ना कोई असल में लोगों की मुल्क में हैसियत नहीं है ना, अवाम की कोई हैसियत नहीं है। अशराफिया है जो ऊपर बैठा हुआ है, वो समझता है कि बस हम कर लेंगे, और जुर्रत कैसे है किसी की कि वो आए और ये करे। तो जो पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त आंसू गैस शेलिंग हो रही है, बजाय ये सब ड्रामे के 3 दिन से आज जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद तमाम जो है मुकम्मल बंद हुए पड़े हैं। तो भाई बजाय सारे ड्रामे के आप बात करें, और बात करके जो मिनिमम चीज़ है आप उसका वो ऑफर करें। ये कहना कि नहीं हमने बात ही नहीं करनी है, कि वो गरीब किस्म के ढीठ किस्म के लोग हैं, इनको ना अकल है ना कुछ है, पूरा मुल्क चामद किया हुआ है हुकूमत ने। चोई साहब, ये गिला हम आपसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता कि आपने मुल्क बंद कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 3-4 हम आपके जलसों की अगर जिक्र करें तो गवर्नमेंट खुद जो है पूरा मुल्क बंद कर देती है। ये किस किस्म का डर है गवर्नमेंट को तहरीक इंसाफ से? डर ये है कि लोगों की वजह से नहीं आए ना। अगर तो बंदे के अगर आप अवाम के ऊपर हों बैठे, तो फिर क्या होगा कि वो इसलिए हुकूमत को इशू नहीं होगा कि इस तरफ लोग हैं तो उस तरफ भी लोग हैं, तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। जब यहाँ पे इशू ये है कि दूसरी तरफ बंदे ही नहीं है, एक जाली इलेक्शन के जरिए 18 सीटें जीत के आदमी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, 27 सीटें जीत के सदर बन जाए, तो फिर जाहिर है कि ये परेशानी होती है, और वही परेशानी हमें झलक रही है। इलेजिटिमेसी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ये बड़े 8-9 साल लगे हैं इसको डेवलप होते, ऐसे एक दिन में नहीं डेवलप हो गए। लिहाजा जब गवर्नमेंट इलीगली आके ऑक्युपाइड है, तो उसको ये खौफ है कि अवाम उसको ले दे ना जाए, इसलिए फिर हर एहतजाज के ऊपर इस तरह का रद्द अमल जो है वो आता है। और जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा, पाकिस्तान पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रहेगा और आगे और इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, कल अगर वफाकी वुज़रा की बात की जाए तो बहुत सारी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, और एक ही मुद्दा था कि ये बेलारूस के जो सदर आ रहे हैं उसके दौरे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, और एक ही तरह का स्क्रिप्ट जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन एक बात मैं अभी आपको कंफर्म करूं कि जो केपी से आपकी रैली आ रही है, उसके अलावा हमें मुल्क के दूसरे शहरों से उस तरह से रैली आने की खबरें नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिंपल है कि केपी में पुलिस ब्रुटैलिटीज जो हैं वो नहीं है, लोगों को घरों में दाखिल होकर नहीं अरेस्ट किया जा रहा, बैरिकेड्स नहीं लगे हुए, आज़ाद हैं तो लाखों लोग। और सिर्फ आप केपी तो ना देखें, लंदन में देखें क्या हुआ है, नॉर्वे में देखें, न्यूयॉर्क में देखें, दुनिया के 62 शहरों में जिस किस्म का चार्ज हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि जहाँ बैरिकेड्स नहीं है, जहाँ ये लोग मुसल्ला तो नहीं है ना, पुरअमन लोग हैं, वो वहीं पे निकल सकते हैं जहाँ पे आगे उनके ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। अभी तो उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात है। अच्छा चोई साहब, इस अगर धरने की बात की जाए तो आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कितना लंबा ये धरना होगा, क्या कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं है, मुक़तदरा हल्के आपके साथ नहीं है, कोई और सपोर्ट तो नज़र नहीं आ रही। नहीं, स्ट्रेटजी तो जाहिर है कि अवाम के ऊपर मबनी है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर होती तो फिर तो चाहिए ही नहीं था। आई थिंक अगर ये धरना कामयाबी से पहुंच गया और फिर पंजाब भी लॉकडाउन हो गया, तो चंद लाख लोग इस्लामाबाद में आ जाएंगे, तो ये काफ़ी मेजर इशू होगा, और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पोजीशन रिव्यू करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कि ये कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, कैसे लोग जो हैं वो आ सकते हैं। बाकी जाहिर है कि पंजाब का अनलॉक होना ज़रूरी है किसी भी कामयाबी के लिए। और अगर लोग काम आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे चली जाएगी क्या? तरीके इंसाफ को बैकफुट पे जाने का तो इशू नहीं ना। तरीके इंसाफ लेट से अगर चली भी गई जाती है तो 15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद दोबारा धरने पे आ जाएंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि पॉलिटिकल इस्तेकाम किस तरह पैदा हो। पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए तो हुकूमत और अपोजिशन को बात करनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ कंसेशंस हुकूमत को देनी पड़ेगी, और कोई इतनी बड़ी कंसेशंस नहीं मांग रहे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई जो है वो कोई इतनी बड़ी कंसेशन नहीं है, या एटलीस्ट अगर आपने रिहा भी नहीं करना तो ऑल्टरनेट दें
क्या हम ये कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, चीजें कर देते हैं। अब ये कि मैं किसी भी सूरत नहीं मानना हमने, और हर सूरत डंडे ने और उससे अपने बंदूक से ही हुकूमत करनी है, उसकी पर लिमिटेशन है। ठीक हो गया। और ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि वापस आएंगे, तो ये हतमी कॉल भी कही जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या ये हतमी कॉल नहीं है, वापस आया जाएगा, वापस इस्लामाबाद बंद होगा? हतमी राउंड समझ लें ना, हतमी कॉल को हतमी राउंड समझ लें। अच्छा। बिल्कुल, जब तक अब तो ये नहीं हो चलता रहेगा ये, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उनमें जब तक टॉक्स नहीं होंगी, जब तक एक मामला जो है वो आप टेबल पे हल नहीं करेंगे, तब तक ये मामला जो है वो ज्यादा पेचीदा होते जाएंगे। लेकिन सर, एक तरफ अगर हम देखें तो मईशत के हालात आपके सामने हैं, मईशत के नुकसानात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमें बताती हुई नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ड्राइविंग फोर्स तो आप लोग भी हैं कि आप जब धरना इनिशिएट करते हैं, जलसा इनिशिएट करते हैं और उसके बाद मुल्क पूरा बंद हो जाता है। नहीं, तहरीके इंसाफ का या अवाम का तो इसमें बिल्कुल ही कोई जो है वो हाथ नहीं ना। उसकी वजह यह है कि एक हुकूमत जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, अवाम ने उसको इख्तियार ही नहीं दिया हुकूमत करने का, वो 18 सीटों पे आके वज़ीर आज़म बन जाए, 27 सीटों पे सदर बन जाए, तो वो फिर मईशत तो नीचे जानी ही जानी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो होनी ही होनी है। जब आपने अवाम का फैसला आप नहीं मान रहे, जुडिशरी को आपने रोल बैक कर दिया, आइन आपने तबाह कर दिया, तो मुझे बताएं कि कोई निज़ाम तो रहना है ना जिसके में आपने करना है काम। अब अगर आपने सिर्फ बंदूक से ही हुकूमत करनी है तो वो तो फिर ऐसी ही होती है जैसी हो रही है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इस्लामाबाद बंद होने का फिर आपको पता है नुकसान तो होगा, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान क्यों हो रहा है? इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक गैर आईनी और गैर कानूनी निज़ाम नाफिज है। इस निज़ाम को हटाना ज्यादा अहम है ना, हर फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए लोगों को जाहिर है कि निकल रहे हैं और इसमें नुकसान हो रहा है, आम आदमी अपना नुकसान करके आगे आ रहा है। अच्छा, मुझे चोई साहब बताइएगा, ये आपके दौर में भी हमने देखा कि जब कोई धरना होता था आप तो अलाउ करते थे, लेकिन एक मुद्दा बनाया जाता है, इस वक्त हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ साजिश हो रही है। जब भी एससीओ के दरमियान भी आप जलसा करना चाहते थे वो तो मौखिर हो गया था, अभी बेलारूस का कोई प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनके गवर्नमेंट के मुताबिक तो ये साजिश कह रहे हैं कि जब भी मुल्क की तरक्की की बात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साजिश करने के लिए आ जाती है। तो किसी ना किसी वक्त दौरा तो हो ही रहा होता है। अब बेलारूस का जो सदर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है दुनिया में? उनको बुलाता कोई नहीं है, इनके आता कोई नहीं है, तो इन्होंने कहा चलो उसको बुला लो। ये तो हमारे कराची के मेयर जितनी जो है इम्पोर्टेंस है, और एक छोटी सी रशियन वो एक सब्सिडरी समझते हैं उसको, कोई उनकी अहमियत नहीं है। तो ये तो ऐसे ही इन्होंने मीडिया में बनाने के लिए बना दिया, फलाना हाल है फलाना हाल है। तो किसी ना किसी ने तो बेहतरीन तरीका तो ये था कि फिर बात करते और बात करके मामला इस नहज पे ना जाते। वो अकल है नहीं, अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इस्लामाबाद के इंतजामात धरने के हवाले से मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा आप इस दफ़ा शिरकत कर रहे हैं धरने में? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जो ही ये जी इनके आ जाएगी रेडी तो पूरा पंजाब भी शामिल होगा, हम भी शामिल होंगे। ये तो हर शख्स को इसमें शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंतजाम कोई नहीं होते, इंतजाम तो यही है ना कि इन्होंने पुलिस वालों को जिम्मे लगा दिया है। इदारों को जो काम करने चाहिए आपके सामने, जो जराइम की हालात हैं, जो यहाँ पे तबाह बर्बादी हुई हुई है, पुलिस तो इन्होंने इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस तो खत्म कर दी है। इसको तो पूरा नया बिल्ड करना पड़ेगा जो हालात है। लेकिन चोई साहब, लास्ट जो धरना था 126 दिन वाला, उसमें हमने देखा था कि आप सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, इंतजामात भी थे। अभी वो वाली सिचुएशन तो नहीं है, हुकूमत आपको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही है, खाने पीने के मसाइल हैं, रहने के मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो किस तरह से तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी है उस हवाले से? वो लोग कर लेंगे ना इस दफा, लोग जो इतने साथ है, अब पूरा पाकिस्तान साथ है, लोग हर जगह पे मदद कर रहे हैं, चीजें पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। एंड देयर इज इफ एनी चांस के कोई ऐसी भगदड़ मच जाए या फिर 9 मई वाले वाकयात हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत जिम्मेदार होगी जो ये कर रही है, जो लोगों को निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग करना, निहत्थे लोगों के ऊपर शेलिंग करना, ये आप लोगों को दीवार से लगा रहे और फिर उसमें जो है जानबूझ के हुकूमत जो है हादसे कराना चाह रही है ताकि लोगों पे और केस बना सके। लेकिन हुकूमत तो ये कहेगी ना कि हमने इनको रोका था, हमने तो रोडें भी उखाड़ी थी, लेकिन ये फिर भी आगे और आके यहाँ पे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो ये तो लोगों का हक है ना एहतजाज करना। आप एक गोली के बंदूक के ऊपर आकर इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया अब आपने, तो उसको हटाना तो लोगों का फर्ज है, एहतजाज करना फर्ज है, पुरअमन एहतजाज हो रहा है जैसे पूरी दुनिया में हुआ है, तो आप उसको होने दें।
और या आप अपनी बात करें, निगोशिएट करें। आप निगोशिएट भी करने को तैयार नहीं है। आप बंदूक के जोर के ऊपर कितनी देर हुकूमत करना चाहते हैं? 2 साल तो हो गए, तो आप ये और भी चलते रहे बेशक। लेकिन ये एक बात मुझे बताइएगा कि इतनी ज़्यादा बौखलाहट, जो साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले नज़र नहीं आई कि केपी के जितने भी रास्ते, मैं आपको बताऊं, इवन मरी से, बाड़ियाँ से, जो वहाँ का के नथिया गली से आप जब आते हैं, वहाँ पे भी रोड को उखाड़ा गया है। मतलब कि गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी को उखाड़ रहे हैं सिर्फ एक रैली को रोकने के लिए। लेकिन ना, इनमें अकल ही नहीं है। बेसिकली कितनी आसान बात थी कि आप बातचीत करके और जो मिनिमम चीज़ है आप अनाउंस करते करिए, हम मिनिमम ये कर सकते हैं। आपकी नेकनामी भी होती है और अपोजिशन पे इल्ज़ाम भी लगता है कि देखें ये बातचीत करने को तैयार नहीं है। इन्होंने इन्होंने कहा जी हमने तो बातचीत करनी ही नहीं। बेसिकली जो है ये है यार सजें कि ये हम बदमाश हैं और हम ही जो है वो सब कुछ है, और कोई किसी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए एहतजाज करने की। इसीलिए पाकिस्तान ये दिन देख रहा है। ठीक हो गया। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि धरने की सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। धरना तो अभी खैर नहीं है, मेरे जो है वो धरना ही निकल रहा है क्योंकि रैली है, रैली पहुंचना है, बुरहान पहुंच आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, जिसके हवाले से हम सुबह से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये रैली जब पहुंचेगी डी चौक में तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दौरा जिम्बाब्वे में मौजूद है। पहले ओडीआई की अगर बात की जाए तो पहले ओडीआई में पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त हुई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 205 रन का हदफ बनाया और जवाब में पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा बैटिंग लाइनअप हमें खड़खड़ाती हुई नजर आई, लड़खड़ाती हुई नजर आई और फेल होती हुई नजर आई। पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम नहीं थे, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में नसीम शाह और शाहीन शाह की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिम्बाब्वे से शिकस्त यकीनी तौर पे हमारे जितने भी ये प्लेयर्स हैं, रिजवान बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर थे, सलमान अली आगा थे, इसके अलावा हारिस रऊफ थे, 3-4 एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हमने हाल ही में साउथ अफ्रीका में देखा था कि जब साउथ अफ्रीका में इंडिया की टीम थी उसमें 2 एक्सपीरियंस प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके शिकस्त दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट टीम ऐसा नहीं कर सकी। पहले ओडीआई में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब बदियुज़्ज़मान साहब, ऑल द वे फ्रॉम कराची। बदी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा, पहला ओडीआई पाकिस्तान हार गया, क्या वजूहत रही? पाकिस्तान की बैटिंग एक दफ़ा फिर फेल होती हुई नजर आई हमें। देखिए सैन भाई, वही मसला है, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो हमेशा से ही, किसी भी आप गैर मुल्की सीरीज में जाके देखें तो वहाँ पर हम जो है स्ट्रगल करते हैं। हमारी बॉलिंग हमारा साथ दे देती है, वहाँ पर बॉलर अच्छा बॉल कर लेते हैं, लेकिन वो जहाँ बारी आती है बल्लेबाजों की तो हमें बल्लेबाज जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब देखिए साइम अयूब जो है वो किस तरह से आउट हुए, फिर अब्दुल्ला शफीक ने अपनी विकेट कैसे गंवाई, सलमान अली आगा को जब से आपने कप्तान बनाया तो मेरे ख्याल में ये चौथी इनिंग्स थी और उन्होंने टोटल 9 रन बनाए। तो हमारे यहाँ तो जो कप्तान बनता है वो अपनी बैटिंग भी भूल जाता है। तो ये चीजें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अगर आप वहां पर परफॉर्म नहीं करेंगे, वहां पर अपनी स्किल नहीं दिखाएंगे, तो फिर आगे आपने जो है एक मुश्किल दौरा करना है जनूबी अफ्रीका का। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अब आपने जो फैसल अकरम को जो डेब्यू कराया, बड़ा जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, फिर जो है सलमान आगा ने जो है वहां पर बॉलिंग अच्छी की। लेकिन असल मसला ये होता है कि जब हमारे बॉलर इस तरह की परफॉर्म दे देते हैं तो फिर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपके पास बाबर आजम सीनियर प्लेयर नहीं है, नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, लेकिन आप यही मौका होता है नौजवान खिलाड़ियों को कि अपनी आपको मनवाएं और अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाए, जो दीगर टीमें करती हैं। अभी हम भारत की मिसाल देते हैं, देखें एक 150 रन पे आउट जाती है, फिर अगली बारी में वो 486 रन कर जाते हैं। ये उनकी बैटिंग है। तो मेरे ख्याल में जसवाल को आए हुए कितने दिन नहीं हुए हैं, आके मुसलसल रन कर रहा है। तो हमारे पास कोई इस तरह का मुस्तनद बल्लेबाज नहीं आ रहा जो आपको बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाए। एक इनिंग्स का इमरान गुलाम की हमें वो याद है जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली और उसके बाद अब तक वो जो है वो इस तरह की इनिंग नहीं खेल पाए।
तो यहाँ अगर इस तरीके की परफॉर्म आपने किया तो फिर आपको जनूबी अफ्रीका में भी मुश्किल होगी, फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। तो अभी से अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप इस बैटिंग के साथ तो मुझे नहीं लग रहा कि आप जो है कोई मैचेस जीत पाएंगे। ठीक हो गया। शाकिर अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। बदी भाई साथ रहिएगा, शाकिर अब्बासी से करते हैं। शाकिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है हम मैच हार गए, लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, बल्कि बाबर आजम के एरा के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो इतनी डरी हुई ओपनिंग करते हैं। कल जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इतनी ज़्यादा गेंदें हमने ज़ाया की, पूरे का पूरा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। ये खराबी क्या ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर है, क्या चीज़ खराब है पाकिस्तान की? वनडे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज जीतने के बाद जो मोराल हाई था और एक 30 साल बाद आप एक सीरीज जीते थे, उस मोमेंटम को पाकिस्तान की टीम को कैरी ऑन करना चाहिए था। वो बाबर आजम नहीं है पाकिस्तान 5 साल बाद बाबर आजम के बगैर तो वनडे खेल रहा था, लेकिन आधी टीम भी तो जिम्बाब्वे की थी। बाबर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम को इतना बुरी परफॉर्मेंस देनी चाहिए कि कामरान गुलाम रिप्लेस कर रहे हैं बाबर आजम को। किसी भी नए बैटर के लिए या किसी भी नए प्लेयर के लिए अपने अर्ली करियर में जिम्बाब्वे जैसी सीरीज मिल जाना ब्लेसिंग होती है कि वो अपने आप को एक्सपोजर भी उसको अच्छा मिल जाता है। कमजोर टीम के खिलाफ आप बेहतर परफॉर्मेंस देके अपनी सिलेक्शन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हैं अर्ली ऑन द कैरियर, एक अच्छी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं उन लोगों को जो आपके फैन है, उन लोगों को जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल के मैच में कहीं भी कोई इस तरह से जिम्मेदारी का मुनारा नहीं किया। ओपनर्स की बात आपने की, सायम अयूब और अब्दुल्ला को हमने मेरा ख्याल इससे ज्यादा मौके नहीं दिए जा सकते जितने उनको दे दिए गए हैं। लेकिन मुश्किल टूर था ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ा मुझको उनको मार्जिन भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह काम है, जिस तरह वो दोनों आउट हुए, एक्सेप्शनल बॉलिंग पे आउट नहीं हुए, उनके अंदर मैं अभी भी उनका फैन हूँ, स्किल्स के हवाले से वो बड़े अच्छे बैटर है। लेकिन वो जिम्मेदारी कहाँ से लाएंगे जो आपको अर्ली देखना, आपने लीड करना है अपनी टीम को, आप ओपन कर रहे हैं और जो बाबर आजम की एब्सेंस में आपको जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है, वो कहीं भी कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आई। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि हमने सलमान अली यार को बहुत अर्ली वाइस कैप्टन जैसी है जिम्मेदारी दे दी, बल्कि उनको कैप्टन भी डिस्कस करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उनकी 2-3 इनिंग्स टेस्ट में हमने देखी टेलेंडर के साथ बड़ी अच्छी खेली, लेकिन बहुत अर्ली ऑन अगर उनको जिम्मेदारी दे दी गई है तो इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कल करना चाहिए था। उन्हें कल जो है वो अपने कप्तान का साथ देते हुए इस कश्ती को पार लगाना चाहिए था। जिम्बाब्वे की टीम है यार, कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम नहीं खेल रहे थे, इंडिया के खिलाफ हम नहीं खेल रहे थे। जिस तरह बदी भाई ने कहा कि इस सीरीज में आप इस परफॉर्मेंस के साथ स्टार्ट लेंगे तो आगे तो जनूबी अफ्रीका आपको खा जाएगा। और ये वनडे ये साल क्या वनडे क्रिकेट का साल है, हमें एशियन चैंपियन ट्रॉफी को अपना मुल्क में होस्ट करना है। हमें ये तैयारियां बेसिकली मकसद तो इस सीरीज का यही था कि हमें तैयारियां करनी है। तो बड़ी मायूसी हुई है कल की परफॉर्मेंस से। यकीनन पाकिस्तान के बोर्ड को और पाकिस्तान टीम जो मैनेजमेंट ऑन बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी है उसको सोचना होगा और जिम्मेदारियों का एहसास इन प्लेयर्स पे डालना होगा। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह कामरान गुलाम का टैलेंट है, जिस तरह की रन उसने डोमेस्टिक में किए हैं, जिस तरह उसने टेस्ट क्रिकेट में आते ही सेंचुरी की इंग्लैंड के खिलाफ, ये उसकी सलाहियतें बताती हैं। लेकिन इन सलाहियतों को जिम्मेदारियों का बोझ डालकर निखारने की जरूरत है और ये वक्त है, उन्हें संभलना चाहिए। 2 मैचेस हैं, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा बदी भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है शाकिर, आपकी तरफ वापस आते हैं। बदी भाई, मुझे ये बताइएगा, अगर बात की जाए हसीबुल्लाह की या फिर इरफान खान नियाजी की, इनकी चले मैं बाद में बात करूंगा। सायम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं कि सायम अयूब अब्दुल्ला शफीक मुसलसल नाकाम भी हो रहे हैं, उसके बाद इंटेंट भी शो नहीं कर रहे। तो हमने फ़खर जमान और इमामुल हक का क्या अचार डालना है, उनको क्यों हम नहीं बुला सकते? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक आपको अगर पूरी टीम के साथ जो है इंसाफ के साथ चलना है तो मेरे ख्याल में जो भी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप उनको आराम दें, रेस्ट दें, उनको बोलें भाई जाएं डोमेस्टिक खेलें और वहां पर रन्स करें, वहां पर परफॉर्म करें, उनको वापस लाएं। ये थोड़ी है कि आपने 2 मैचेस में रन किए फिर आप अगले 8 इनिंग्स में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन वो 2 मैचेस की परफॉर्मेंस जो है आपको जो है 10 मैच मजीद खिलवा देती है। यही जो है अब्दुल्ला शफीक का है और यही आज सायम अयूब का है कि 2 अच्छी इनिंग्स वो खेल जाते हैं, फिर अगले 10-12 इनिंग्स में जो है वो मुसलसल नाकाम होते हैं। जिस तरीके से आपने बाबर आजम को बाहर किया हुआ है, जिस तरीके से आपने शाहीन शाह और नसीम शाह को आराम दिया है, इसी तरीके से इन दोनों को भी आराम देंगे। मुसलसल चांस देंगे तो फिर प्ले जो है वो हावी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की परफॉर्मेंस हमें जो है वो जेब नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब
अगर आप वनडे सीरीज जीते हैं तो आपको पे तो बला का एतमाद होना चाहिए, आपको तो बगैर किसी प्रेशर के साथ जाना चाहिए और वहां पर जाकर आपको परफॉर्म करना चाहिए। क्लीन स्वीप आप करते, आप क्लीन स्वीप करके आगे जाते तो आपकी जो है और भी आपका प्रेशर कम होता और आप साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेलते, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करते। तो इस तरह की से हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कामरान गुलाम में टैलेंट है, साहबजादा फरहान में टैलेंट है, लेकिन इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नहीं है। इंटरनेशनल तौर पर साहबजादा फरहान को भी मेरे में 8 से 9 इनिंग्स मिल चुकी हैं, वो इस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में आपको जो है जिससे कि हमारी पिचेस हैं वो इन पिचेस पे तो आप देख लें कि कायदे ट्रॉफी में एक ने 100 कर दिए, दूसरे ने डबल 100 कर दिए, फिर 100 कर दिए। तो ये इन पिचेस में जब आप रन करेंगे, जब इंटरनेशनल तौर पर जाते हैं वहां पर पिचेस अलग होती हैं, वहां पर बाउंसी ट्रैक भी आपको मिलता है, वहां पर स्पिनिंग ट्रैक भी आपको मिलता है, वहां पर हर तरह की कंडीशन मिलती है, तो वहां आपको जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जो कोचेज आपने रखे हुए ना, भरमार रखी हुई है। एक सीरीज क्या हम जीते, हमने आकिब जावेद को जो है आसमान पर बैठा दिया कि क्या कमाल कर दिया। देखें वो आपने अपनी कंडीशन बनाई थी, स्पिनर से आप जीते थे। हर जगह तो आपको ऐसा ट्रैक नहीं मिलेगा, हर जगह तो आपको इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में आपको इंटरनेशनल तौर पर कोई भी प्लेयर हो, उसको इंटरनेशनल जब वो होता है तो उसको हर जगह की कंडीशन के मुताबिक जो है बिल्कुल ऐसी है। मैं इसी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं शाकिर से भी। शाकिर, मुझे ये बताइएगा कि इरफान न्याजी हो गए, हसीबुल्ला हैं, साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, प्रिसाइसली इरफान न्याजी और हसीबुल्ला की बात करना चाहूँगा कि वो जिम्बाब्वे में मौजूद हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उनमें कोई इतना ज़्यादा स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सस्टेन कर सकते हैं। एक होता है ना आपको क्रिकेटर के अंदर स्पार्क नज़र आ जाता है, क्या हमारे सिलेक्टर्स क्या देख के किसी भी शख्स को सिलेक्ट करते हैं? देखिए, इसमें मैं हसीबुल्ला को जो है वो मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। एक प्लेयर जो डोमेस्टिक में और अपनी तमाम क्रिकेट ओपनर के तौर पर ये टॉप ऑर्डर में खेला, उसको अगर आप 5-6 नंबर पर खिलाएंगे इंटरनेशनल में तो यकीनन वो उसका पोटेंशियल नहीं है जहां पर आप उसको खिला रहे हैं। तो ये फैसला टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर को करना चाहिए था कि जिस स्पॉट के लिए आप उसे खिला रहे हैं उस स्पॉट का वो प्लेयर है या नहीं है। मैं ऐसे तो देख रहा हूं, मैं पहले भी एक डिस्कस किया कि हमारे सेलेक्टर डोमेस्टिक से जो भी परफॉर्म करता है उसको उठा के टीम में ले आते हैं। ये नहीं देखते कि यार इस शख्स ने ओपनर खेलते हुए या टॉप ऑर्डर में खेलते हुए ये रन किए हैं और हमारी जरूरत 5-6 नंबर पर प्लेयर की है। तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इसको हमेशा से हमने क्रिटिसाइज भी किया कि गलत भी है और ये आगे काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है जब टीम में वो प्लेयर पहुंच जाता है। हसीबुल्ला का कसूर नहीं है। हसीबुल्ला की आपने क्रिकेट देखी है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको अगर 5-6 नंबर पर आप खिलाएंगे तो फिर उसके टैलेंट के साथ, उसकी साइकिल के साथ आप जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि सिलेक्टर्स को अगर उसको सिलेक्टर को प्लेयर तीसरे चौथे 5-6 नंबर के लिए चाहिए तो उन्हें डोमेस्टिक से उस प्लेयर को उतारना चाहिए जिसने डोमेस्टिक में खेलते हुए इन्हीं नंबर पर परफॉर्म किया है। हमारे सिलेक्टर का मसला यह है कि एंड ऑफ द सीजन एक स्टैट्स देखते हैं कि किस प्लेयर ने रन अच्छे किए, किसकी सेंचुरी ज्यादा है, वो ये देखते हैं कि उसने किस नंबर पर जाकर वो खेला हुआ है। आप अगर मैं भी देखता हूँ कि हमारी टीम में हर पिछले 2-3 साल से हम देख रहा हूँ कि 3-3, 4-4, 5-5 ओपनर्स खेल रहे होते हैं जो उन्हीं नंबर्स पे बैटिंग कर रहे थे जो उनके नंबर्स नहीं होते। तो ये हसीबुल्ला का कसूर नहीं है, ये सिलेक्टर्स का कसूर है। अगर हसीबुल्ला को आपने मौका देना है तो आपके अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे। आप अगर उसके साथ मुसलक है और वाकई उसकी टैलेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उसको उसके नंबर पे लाइन को रिप्लेस करेंगे। बाबर आजम को रख किया जा सकता है, वो रिप्लेसमेंट उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब में से भी किसी को रिप्लेस किया जा सकता है। जहाँ तक बात है वनडे की, तो मैं अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में वनडे का बेहतरीन अगर ओपनर है तो वो जो है वो इमामुल हक है। इमामुल हक ने उसकी एवरेज अच्छी है, वो जिम्मेदारी से खेलता है, उसके पास शॉट सिलेक्शन अच्छी है, उसका तजर्बा है और रिसेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया है। तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट कह देते हैं हम, लेकिन व्हाइट बॉल में T20 वनडे में ठीक हो गया शाकिर, फर्क है। ठीक हो गया शाकिर। बदी भाई, थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपसे भी और शाकिर से भी गुफ्तगू करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है अभी तक हल नहीं हो सका, लेकिन इंडियन मीडिया भी जितने भी रिपोर्ट्स कर रहा है वो रिपोर्ट्स किसी हद तक गलत साबित हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में एक्चुअली होने क्या जा रहा है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की आप जो बात कर रहे हैं, अभी तक आपने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी मुझे तो नहीं लग रहा कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। ये आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, अरसे से हम बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में इंडियन की टीम आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी आप जरूर कराएं, लेकिन मसला सारा ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए। अगर आपने उस वक्त स्टांस लिया था हसनैन भाई,
तो आपको अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए। अगर आपने इस बार भी जो है मौका इंडिया को दे दिया तो फिर आपके पास कभी भी मौका नहीं होगा, और कोई भी इस तरह का इवेंट की मेजबानी आपको मिली तो हमेशा जिसकी तरह जो है अब भी जो है आगे आने वाले इवेंट में भी जो है वो भारत आपको मना कर देगा कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हमें किसी और मुल्क में खिलाएं। तो आपने अगर स्टांस लिया है तो आप आंखें अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको भी जो है सही के ऊपर सवा शेर होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया अपनी बात मनवा कर रहेगा, और वो हमेशा से ही मनवाता रहा है बात। और उसने अब तो आईसीसी को भी जो है बहुत बड़े जो है रेवेन्यू की जो है वो पेशकश भी कर दी है, दीगर बोर्ड से भी वो बातें कर रहा है। जे शाह जो है वो आपको मालूम है कितने तगड़े हैं, और उसके बाद दिसंबर में जब वो 1 दिसंबर को अपने ओहदे का अलग उठालेंगे तो और भी तगड़े हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो स्टांस लिया गया था चेयरमैन पीसीबी ने, उसी स्टांस पर कायम रहना चाहिए। भाई खेलना है खेलो, नहीं खेलना है तो हम किसी और टीम को मिला लेंगे, और मेजबानी भी हम अपनी जो है आपको नहीं देंगे। किसी और जगह मेजबानी कोई भी मुल्क जो है नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेजबान है तो पाकिस्तानी मेजबानी और पाकिस्तान में ही करेगा। आप डर तो जाएं, एक बार आप स्टांस तो लें। ठीक हो गया। शाकिर, योर टेक ऑन चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप एक फुल टाइम जॉब है। इस वक्त हमारे चैंपियन ट्रॉफी हमारे हाथ से खिसक रही है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर जो है पीटीआई प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वो कर रहे हैं, वो उस तरफ फोकस नहीं कर रहे। जरूरत इस समझ की थी कि इन हालात में अगर एक फुल टाइम चेयरमैन पीसीबी होता तो वो आज इंग्लैंड में होता, आज ऑस्ट्रेलिया में होता, आज जो दीगर क्रिकेट बोर्ड है जिन पर जो वो इंडियन बीसीसीआई लॉबिंग कर रहा है, जहाँ जेशा कनेक्टिविटी करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए अपना नैरेटिव वहाँ बेच रहे होते, लेकिन वो आज जो है वो धरने को रोकने के लिए उनका फोकस है। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अब इधर पता हुआ है, क्रिकेट के मामला कौन देखेगा। एक न्यू डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट लगाए गए जिनका क्रिकेट का कोई तजुर्बा नहीं है, जिनने पीसीबी में कभी इस तरह से सर्व नहीं किया, शायद समीर अहमद उनका नाम है। लोग उनको जानते भी नहीं, वो क्या किसी से जाकर बात कर सकता है और क्या किसी को पाकिस्तान लाने पर जो है वो लॉबिंग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये इस वक्त फुल फोकस जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो है वो इस पे होना चाहिए, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी किसी भी तरह से इनकाद कर सके। जहां तक बात है अब पाकिस्तान का स्टांस की, अभी तक पाकिस्तान का स्टांस बहरहाल ठीक है, वो अपने कदमों पर खड़ा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी तरह से भी एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए अपनी मेजबानी से। अगर गवर्नमेंट जाता है तो चला जाए, लेकिन हमें अपना ये हाइब्रिड मॉडल या भारत की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल करना है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, और भारत की जितने भी इस वक्त तक का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पर, उसकी कोई सॉलिड वजूहत नहीं है। दुनिया की तमाम टीम पाकिस्तान आके खेल चुकी है, भारत की टेनिस दुनिया की सारी टीम्स पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। थैंक यू सो मच। शाकिर रबाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ बदियुज़्ज़मान साहब थे जो कि क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।